नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, अध्याय संख्या 15 हिंदी प्रथम के अंतर्गत देखेंगे। प्रकरण है आखिरी चट्टान, जिसके लेखक है श्री मोहन राकेश। लेखक का परिचय: इनका जन्म 8 जनवरी सन 1925 को अमृतसर में हुआ था। निधन 3 दिसंबर सन 1972 ईस्वी में हुआ था। लेखक की प्रमुख काव्य कृतियां: इन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, भ्रमण वृत्तांत आदि अनेक विधाओं के अंदर अपनी रचनाओं को लिखा। उपन्यासों के दृष्टिकोण से देखते हैं: अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल। नाटक: आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। कहानी संग्रह: क्वार्टर तथा अन्य कहानियां, वारिस तथा अन्य कहानियां। निबंध संग्रह के अंतर्गत देखते हैं तो इनका एकमात्र निबंध संग्रह है जिसका नाम है परिवेश। भ्रमण वृत्तांत, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक ही भ्रमण वृत्तांत का वर्णन किया है आखिरी चट्टान के माध्यम से। मोहन राकेश ने कहानी की प्रसिद्ध पत्रिका सारिका का संपादन किया था। आषाढ़ का एक दिन एवं आधे अधूरे नाटक के लिए उन्हें संगीत नाट्य अकादमी ने सन 1968 में इन्हें पुरस्कृत एवं सम्मानित किया था। पृष्ठ संख्या 81 की तरफ ध्यान देते हैं। अध्याय 15, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। इनका जन्म 1925 ईस्वी, मृत्यु 1972 ईस्वी। जीवन परिचय: नई कहानी आंदोलन के सशक्त यानी मजबूत हस्ताक्षर मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी सन 1925 को अमृतसर में हुआ था। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी विषय में एमए अध्ययन किया था। एमए का अर्थ होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, कला विशेषज्ञ। जीविका उपार्जन के लिए कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। इसी प्रसंग में वे लाहौर, मुंबई, शिमला, जालंधर और दिल्ली में रहे। कुछ वर्षों तक कहानी की प्रसिद्ध पत्रिका सारिका का भी उन्होंने संपादन किया था। आषाढ़ का एक दिन एवं आधे अधूरे नाटक के लिए संगीत नाट्य अकादमी ने इन्हें 1968 में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया था। 3 दिसंबर सन 1972 को नई दिल्ली में इनका असमय अर्थात आकस्मिक निधन हो गया था। प्रमुख काव्य कृतियां: उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल। नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे और अधूरे। कहानी संग्रह क्वार्टर तथा अन्य कहानियां, वारिस तथा अन्य कहानियां। निबंध संग्रह परिवेश, भ्रमण वृत्तांत अर्थात यात्रा प्रारंभ से लेकर आखिर तक। आखिरी चट्टान इनका प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत, जो अपना ये आज का प्रस्तुत पाठ है, उसको इन्होंने लिखा था। पाठ का परिचय: प्रस्तुत पाठ आखिरी चट्टान एक रोचक यानी आनंद प्रदान करने वाला यात्रा संस्मरण शैली में लिखा गया एक वर्णन है। दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। मानव और मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना की बारीक समझ के कारण यह यात्रा वृत्तांत भौतिक विवरण और आंतरिक अर्थात मन के भीतर की दशा का उदाहरण बन गई है। भाषा इतनी पारदर्शी अर्थात सुस्पष्ट है कि लेखक के अनुभव पढ़ने वाले के अनुभव में बदलने लगते हैं। कन्याकुमारी के सूर्यास्त एवं सूर्योदय का अत्यंत बारीकी से अंकन इस पाठ की अनुपम विशेषता है। मानो लेखक ने कलम से प्रकृति का चित्र अंकित किया है। आखिरी चट्टान: कन्याकुमारी सुनहरे सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है। कैप होटल के आगे बने बाथ अर्थात नहाने के स्थान के बाईं तरफ
समुद्र के अंदर से उभरी शाही जैसी चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर लेखक मोहन राकेश देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देख रहा है। पीछे की भूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफेद लकीरें चमक रही है, जिसके अंतर्गत अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थान की वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने अपनी समाधि लगाई थी, हर तरफ से पानी की मार सहन करती हुई स्वयं भी समाधि जैसी यह स्थान अर्थात यह चट्टान दिखाई देती है और अपनी जगह पर स्थित सी लगती है। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरों के आसपास की शाही जैसी चट्टानों से टकरा रही थी। बल खाती अर्थात लहराती हुई लहरें रास्ते की नुकीली अर्थात तीव्र चट्टानों से कटती हुई आती थी, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदे अर्थात बारीक बारीक बूंदें जालियां जैसी बन जाती थी। लेखक कहता है कि मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना अर्थात अपनी पूरी बुद्धि से यह महसूस कर रहा था कि शक्ति का विस्तार है या यह विस्तार की शक्ति है, अर्थात यह फैलाव है या फैलाव रूपी एक शक्ति है। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था, फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर की अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा दिखाई पड़ रहा था। लगता था कि उस तरफ दूसरा किनारा ही नहीं है। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में एकत्रित करके लेखक कहता है कि मैं कुछ दूर अर्थात कुछ समय तक भूला रहा अर्थात स्वयं को भूल गया कि मैं स्वयं हूँ, एक जीवित व्यक्ति हूँ, दूर से आया हुआ एक यात्री हूँ, एक प्रकृति रूपी दृश्य को देखने वाला एक दर्शक हूँ। उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर वह खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में एक छोटी सी चट्टान जब अपना लेखक ने होश संभाला तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफी घिर चुकी थी। लेखक कहता है मेरा पूरा शरीर कांप गया था, सिहर उठना, कांप जाना। मैंने एक नजर फिर सामने के उमड़ते यानी उड़ते हुए विस्तार रूपी सागर पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टान पर से होता हुआ किनारे पर पहुंच गया। पश्चिम क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे आ रहा था। लेखक कहता है मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिम तट रेखा के एक मोड़ से पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर, टीला अर्थात रेत का ढेर, टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। यात्रियों को कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी। लेखक कहता है मेरे आगे कुछ ईसाई मिशनरी युवतियां मोक्ष की समस्या पर विचार करती हुई चल रही थी। लेखक भी उनके पीछे पीछे चलने लगा, चुपके से मोक्ष का कुछ रहस्य पा लेने के लिए। वह कहता है यूं तो उनकी बातों से कहीं रहस्यमयी आकर्षण उनके युवा शरीर में था और पीली रेत की पीछे की भूमि में उनके वस्त्रों के हिलते हुए शाही और सफेद रंग का मेल बहुत आकर्षक यानी अच्छा लग रहा था। मोक्ष का रहस्य अभी बीच में ही था। लेखक कहता है हम सभी लोग एक टीले पर पहुंच गए। यह वह स्थान था जिसे सैंड हिल के नाम से जाना जाता है। हिल शब्द का अर्थ होता है पहाड़ी। उसकी चर्चा में वहां पहुंचने के बाद से ही लेखक कह रहा था कि मैं सुन रहा था। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे, 8-10 नवयुवतियां, 6-7 नवयुवक और 2-3 गांधी जैसी टोपी पहने युवक वहां घूम रहे थे। वे शायद सूर्य को अस्त होते हुए देख रहे थे। सरकारी मेहमान गृह के बेरे अर्थात सेवक उन्हें सूर्यास्त के समय की काफी पिला रहे थे। उन लोगों के वहां होने से सैंड हिल बहुत रंगीत हो उठी थी।
कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशमी वस्त्र पहन रखा था। हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। मिशनरी युवतियां वहां आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई। उस पूरे कैनवास में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह। उनसे कुछ दूर का एक रंगहीन बिंदु है। लेखक कहता है, मैं ज्यादा समय तक अपनी स्थिर नजरें उस तरफ न रख सका। सैंड हिल के सामने का पूरा फैलाव तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के फैलाव को अपने पीछे छिपाए हुए था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पीछे की भूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ बढ़ा। पर रेत पर अपने, लेखक कहता है, मैं अपने अकेले कदमों को घसीटता वहां पहुंचा तो देखा कि उससे आगे उससे भी ऊंचा एक और रेत का टीला है। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार कर दिए। मेरे पैर थक चुके थे, पर मन थकने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता था कि शायद अब एक ही टीला और है। उस पर पहुंचकर पश्चिमी दिशा की तरफ आकाश का खुला फैलाव एवं समुद्र का फैलाव अवश्य नजर आ जाएगा। और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे गया। लेखक कहता है, वहां से दूर तक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का कोई रास्ता हो। सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था। अपने प्रयास की सार्थकता से संतुष्ट होकर लेखक कहता है, मैं टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और लेखक ने उस चोटी को पहली बार पार किया हो। सर करना, पार करना। पीछे दाईं तरफ दूर दूर उगे नारियल के झुरमुट अर्थात झाड़ियां, पेड़ों के ऊपर लगे हुए जो डालियां होती है उसके लिए झुरमुट शब्द का प्रयोग किया गया है, नजर आ रहे थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियां ऊपर की ओर उठ रही थी। आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वे टहनियां ऐसे लग रही थी जैसे उन्मुक्त रति के क्षणों में किन्हीं नग्न वन युवतियों की बाहें हो। उस प्रकार का वह दृश्य दिखाई दे रहा था। पश्चिमी किनारे के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान अर्थात भयानक दिखाई दे रही थी। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया। सुनहरी किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। उस रेत में इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहां डाल दिया गया हो। लेखक कहता है, मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा। लगा जैसे रेत का कुंवारापन अर्थात रेत पर मैं पहली बार आया हूं और तभी मेरे पैरों के निशान से वह निशान अंकित हो गए हैं। इससे मन में एक कपकपी भी हुई, हल्की उदासी भी घिर आई। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया। पानी पर दूर तक सुनहरा ही सुनहरा रंग अर्थात सोने के समान वह रंग दिखाई दे रहा था, पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना संभव नहीं था। सूर्य का गोला जैसे बेबसी से पानी के लावे में अर्थात पानी लाल रंग का हो गया था और वह लावे के समान दिखाई दे रहा था, जिसमें वह सूर्य डूबता जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले जहां सुनहरा रंग अर्थात सोने जैसा पीला रंग बह रहा था, वहां अब लहू अर्थात रक्त जैसा रंग बहता हुआ लाल रंग दिखाई देने लगा। कुछ और क्षण बीतने पर लहू भी धीरे धीरे बैंगनी और बैंगनी से काला पड़ गया।
लेखक कहता है मैंने फिर एक बार पीछे मुड़कर दाईं तरफ देख लिया। नारियल की टहनियां उसी तरह हवा में उठी हुई थी, हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृष्टि पटल पर शाही जैसा रंग फैल गया था। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट शाखा पकड़कर ऐसे लगातार हिल रहे थे जैसे वे अपने सिर को पकड़े खड़े थे। हाथ पैर अर्थात उनकी डालियां दूर दूर तक ऊपर नीचे हो रही थी। लेखक कहता है मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां अर्थात अपने हाथों के पंजे कभी बंद करता, कभी खोलता, कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देख रहा था। गृह कार्य प्रश्न संख्या 1, मोहन राकेश ने किस पत्रिका का संपादन किया था? प्रश्न संख्या 2, सुनहरे सूर्योदय व सूर्यास्त की भूमि है, उस स्थान का नाम लिखना है आपको। प्रश्न संख्या 3, कन्याकुमारी में किन 3 सागरों का संगम होता है? प्रश्न संख्या 4, विवेकानंद ने कहां समाधि लगाई थी? प्रश्न संख्या 5, लेखक को किन पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए थे? आज के लिए इतना, धन्यवाद।